वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं आज आपका टेस्ट लूँगा, तो मैंने आपके साइंस में 7वां चैप्टर चल रहा है, 6 चैप्टर तो कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, तो मैंने आपको कल पहले ही बता दिया था कि आपको सारे चैप्टर रिवाइज करने, और यदि किसी टॉपिक से समस्या आती है, किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उससे रिलेटेड आप क्या करेंगे, वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो यानी कि आपको नोट्स रिवाइज करने थे और अपनी वीडियो वो भी रिवाइज करनी थी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को वो बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप लोग अच्छे से तैयारी करके आए होंगे और शानदार वाली तैयारी करके आए होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको जितने भी क्वेश्चन देने वाला हूं उनके आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। इसके साथ साथ जब आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा तो लास्ट में आपको मुझे बताना है कि आपने जितने मैंने क्वेश्चन दिए उनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, ये आपको बताना ही बताना है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं। और अपना टेस्ट लेने का उद्देश्य यही होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार बार रिवाइज करवा दिया जाए। और मैं आपको क्या बोलता हूं कि बार बार रिवाइज करने से आपने कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, और यदि आप भूलना चाहोगे तो भी मैं आपको ये नहीं भूलने दूंगा। ओके, तो आप इस टेस्ट सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और बच्चे साथ में जुड़ सकें और वो भी अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर पाएं कि भाई उन लोगों की कैसी तैयारी है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो क्या करना है, उसको वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, तो अपन टेस्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, शेयर करो, अभी शेयर करो, जल्दी से जल्दी शेयर करो। तो आज जो आपका मैं टेस्ट लेने वाला हूं मैं बिल्कुल पुराने तरीके से लूँगा, यानी कि मैंने जैसे पिछला टेस्ट लिया था उसी तरह से मैं आपको बोर्ड पे क्वेश्चन लिख के बताऊंगा। आपको आज भी मैं ऑप्शन नहीं देने वाला हूं, आपको डायरेक्टली उनके आंसर कमेंट करके मुझे बताना है। ओके, तो चलिए फिर टेस्ट स्टार्ट करते हैं और आपके लिए मैं लिखता हूँ पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पर। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको वैसे तो कई बार रिवाइज करवा दिए हैं, क्योंकि जब भी हम टेस्ट सेशन लेते हैं तो टेस्ट में क्या करते हैं, अपन शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है वहाँ तक कि मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, तो आपसे क्वेश्चन रिपीट होंगे और बार बार रिपीट करते रहोगे तो आप उनको नहीं भूल पाओगे। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम बताना है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को किस डिवाइस के द्वारा मेजर किया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा स्फेग्नोमैनोमीटर। मैनोमीटर। ठीक है, इसका नाम होता है स्फेग्नोमैनोमीटर। मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, तो स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं रक्तचाप मापी यंत्र को। इसको हिंदी में कहा जाता है रक्तचाप मापी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो रक्तचाप क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है वो हृदय की पेशियों के द्वारा जो रक्त वाहिकाएं होती हैं। ठीक है, जब हृदय की पेशियों के द्वारा जो बहने वाला रक्त होता है, तो रक्त के द्वारा जो रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर लगने वाला जो दाब होता है वो क्या कहलाता है, रक्तचाप या रक्तदाब कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसीय यकृत रोग का प्रमुख कारण क्या है। कारण क्या है, ठीक है, यानी कि बसीय यकृत रोग किसकी वजह से होता है। तो आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं, मदरा, दूसरा ऑप्शन अफीम, तीसरा ऑप्शन गुटखा और चौथा ऑप्शन नशीली दवाइयों के सेवन से। ठीक है, तो आपको बताना है जो बसीय यकृत रोग होता है वो किसकी वजह से होता है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मदरा, यानी कि शराब। तो शराब के अधिक सेवन से रोग होता है बसीय यकृत रोग। इसमें क्या होता है, इसमें यकृत यानी कि लीवर में सूजन आ जाती है। क्या हो जाती है, लीवर में सूजन आ जाती है। तो एक तरह से इसे हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। ठीक है, होता क्या है, जो मदरा होती है,
क्या होती है, मदरा होती है। मदरा में क्या पाया जाता है, एल्कोहल। क्या होता है, एल्कोहल। और एल्कोहल होता है, कौन सा एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल होता है। एथिल एल्कोहल होता है। और एथिल एल्कोहल को आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, C2H5OH। ये एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है। ये मदरा का प्रमुख कंटेंट होता है, प्रमुख घटक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब एल्कोहल की मात्रा जब यकृत में ज़्यादा बढ़ जाने लग जाती है, इसके साथ साथ ग्लूकोज की मात्रा भी यकृत में जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो यकृत में सूजन आ जाती है, जिसे कहा जाता है बसीय यकृत रोग, जिसकी वजह से पीलिया यानी कि हेपेटाइटिस हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आपको बताना है कि LSD का पूरा नाम। LSD का पूरा नाम, मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, पहले भी जब टेस्ट लिया था मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। आपको बताना है कि LSD का पूरा नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए LSD क्या है, एक नशीला पदार्थ होता है। क्या होता है, एक नशीला पदार्थ होता है। ठीक है, LSD एक नशीला पदार्थ होता है। इसका एक फुल फॉर्म क्या होती है, इसका पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका पूरा नाम क्या होगा। और आप इस टेस्ट सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और बच्चे भी साथ में जुड़ सकें। ठीक है, तो इसका पूरा नाम होगा, LSD का पूरा नाम होता है लाइसर्जिक डाई एथाइल एमाइड। लाइसर्जिक डाई एथाइल एमाइड, आपको पता होना चाहिए कि LSD का पूरा नाम होता है कि लाइसर्जिक डाई एथाइल एमाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि आपको बताना है कि कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसा कौन सा अम्ल डाला जाता है जो लोहे को गलाने की क्षमता रखता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसा कौन सा अम्ल डाला जाता है जो क्या करता है, जो लोहे को गलाने तक की क्षमता रखता है, गलाने तक की क्षमता रखता है। तो आपको बताना है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं यानी कि शीतल पेय होते हैं, इनमें कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है जो लोहे को गलाने तक की क्षमता रखता है। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं। ये आप क्वेश्चन मैं आपको कई बार रिवाइज करवा दूं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा फास्फोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में फास्फोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो जो लोहे को गलाने तक की क्षमता रखता है, ये सोच लीजिए जो लोहे को गला सकता है तो वो हमारे बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फास्फोरिक अम्ल होता है वो दांतों को सर्वाधिक प्रभावित करता है, दांतों को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिख के बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मुख से मलद्वार तक जोड़े जाने वाली जो नलिका होती है उसकी लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, उसकी लंबाई बतानी है, जो यानी कि मुंह से और जो मलद्वार होता है उसके बीच में जो नलिका पाई जाती है, जो मुख और मलद्वार को जोड़ने का काम करती है, उसकी लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुख और मलद्वार को जोड़ने वाली जो नलिका होती है उसका नाम क्या होता है। यदि उसका नाम आपको पता है तो इसकी लंबाई आप आराम से बता देंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उस नलिका का नाम क्या होता है, आहारनाल। आहारनाल, और आहारनाल को इंग्लिश में कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। इसका दूसरा नाम होता है पोषणनाल, पोषणनाल। और इस आहारनाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। ये 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जिसमें पूरा क्या होता है, पाचन तंत्र, पूरा का पूरा पाचन तंत्र स्थित होता है। यानी कि ये मुख से शुरू होती है, उसके बाद ग्रासनली में जाती है, उसके बाद आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और उसके बाद मलाशय। ठीक है, यानी कि मुख से भोजन जाता है और अपशिष्ट के रूप में ये मलाशय से बाहर निकल जाता है। तो ये किसके अंदर होता है, पूरा आहार नाल के अंदर होता है। ठीक है, तो पाचन तंत्र होता है पूरा आहार नाल के अंदर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आहार नाल, जिसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि आमाशय, आमाशय होता है यानी कि स्टोमक होता है, आमाशय की जो आकृति होती है वो किसके समान होती है, आकृति किसके समान होती है।
किसके समान होती है, यानी कि आमाशय है किस प्रकार की शेप रखता है, ठीक है, किस शेप में आमाशय बना होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आमाशय को इंग्लिश में कहा जाता है स्टोमक कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आमाशय की शेप होती है जे शेप होती है। कैसी, जे आकृति की शेप होती है। इंग्लिश के यानी अंग्रेजी के जो लेटर होता है, अंग्रेजी अल्फाबेट होता है जे, उसकी शेप का होता है आमाशय, ठीक है। ये कैसा होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस तरह से आमाशय पाया जाता है। यहाँ पर ये ग्रास नली से जुड़ा होता है और आमाशय का दूसरा हिस्सा होता है वो जुड़ा रहता है किससे जुड़ा होगा, छोटी आंत से जुड़ा हुआ, और छोटी आंत से ड्यूडेनम वाले पार्ट से जुड़ा हुआ, यानी कि घृणी से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, घृणी वाले पार्ट से जुड़ा रहता है। ये रहता है आमाशय, और आमाशय में 3 लीटर भोजन होता है वो करीब स्टोर रह सकता है, ठीक है। और आमाशय में किसका स्राव होता है, जठर रस का स्राव होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है और इसके साथ साथ पेप्सिन एंजाइम भी पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया आमाशय। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अग्नाशय कैसी ग्रंथि है। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है। इसका मतलब क्या है कि आपको बताना है कि अग्नाशय कौन सी प्रकार की ग्रंथि है। क्या ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्या ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है, क्या ये मिश्रित ग्रंथि है, या इनमें से कोई नहीं। ये मैंने आपको ऑप्शन देके बता दिए। तो जल्दी से बताइए। अग्नाशय को इंग्लिश में कहा जाता है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज का टाइप आपसे पूछा गया है ग्लैंड के रूप में, यानी कि पैनक्रियाज होता है वो कौन सी प्रकार का, यानी किस टाइप का ग्लैंड होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अग्नाशय कौन सी प्रकार की ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अग्नाशय एक मिश्रित ग्लैंड है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि यह अंतःस्रावी भी होती है और यह बाह्यस्रावी भी होती है। यह अंतःस्रावी के रूप में हार्मोन का स्राव करती है। किसका स्राव करती है, हार्मोन का स्राव करती है। और बाह्यस्रावी के रूप में यह एंजाइम का स्राव करती है, ठीक है। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है, इसमें लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनकी बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव किया जाता है और अल्फा कोशिका के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है। ओके, तो ये दोनों हार्मोन होते हैं, ये हमारे रक्त में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, इनकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ती चली जाएगी और ब्लड शुगर की मात्रा क्या लेवल बढ़ता चला जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे डायबिटीज हो जाता है, यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। ये हो गया 7वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है, इसको बताना है कि पीयूष ग्रंथि के भागों के नाम लिखो। पीयूष ग्रंथि के भागों के नाम लिखने हैं। क्या लिखने हैं, भागों के नाम लिखने हैं, ठीक है। यानी कि पीयूष ग्रंथि के पार्ट्स बताने हैं आपको। तो पीयूष ग्रंथि के भागों के नाम क्या होंगे, एक नाम तो होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा नाम होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को अग्र पीयूष कहा जाता है और न्यूरो हाइपोफाइसिस को पश्च पीयूष कहा जाता है, ठीक है। ये पीयूष ग्रंथि के पार्ट होते हैं। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहा जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाकी सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करती हैं, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि के द्वारा कई हार्मोनों का स्रावन किया जाता है, जिनमें से प्रमुख होता है सोमेटोट्रोफिन, जिसमें क्या होता है, यदि इसकी हार्मोन की अधिकता बढ़ जाती है तो क्या होता है, शरीर का आकार विशाल हो जाता है और कमी होने पर शरीर का आकार बौना हो जाता है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो महिलाओं में दूध स्रावन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। ये इसके प्रमुख हार्मोन होते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको बताना है कि मेंडल का जन्म कब हुआ था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि मेंडल का जन्म कब हुआ था। मेंडल, जिनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, इनके जन्म के बारे में पूछा गया। तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। मैंने आपको कई बार बता दिया है कि मेंडल का जन्म कब हुआ था। तो मेंडल थे, उनका जन्म हुआ था 22 से कुछ याद आ रहा होगा, 22 जुलाई सन 1822 को ऑस्ट्रिया देश के, ठीक है, ऑस्ट्रिया देश के सिलिसियन गांव में हुआ था। पता है ना आपको, ऑस्ट्रिया देश के सिलिसियन गांव में हुआ था। कब हुआ था, 22 जुलाई
1822 को 1843 ईस्वी में इन्होंने फिलोसॉफी की डिग्री ले ली थी, यानी दर्शन शास्त्र की डिग्री ले ली थी। और उसके बाद उन्होंने ये ऑस्ट्रिया शहर के बुरुम शहर में ये पादरी के रूप में नियुक्त हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने पाइसम थेटावा मटर पर प्रयोग किए थे और ये सफल रहे थे, और उन्होंने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी कि आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया मेंडल के बारे में। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए हैं? अभी तक 9 क्वेश्चन करा दिए हैं। एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कारक होता है जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है, किसी लक्षण को नियंत्रित करने का कार्य करता है, यानी किसी भी कैरेक्टर को नियंत्रित कंट्रोल करने का कार्य किस कारक के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि किसी भी लक्षण को, किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जो कारक जिम्मेदार होता है वो होता है जीन। कौन होता है? जीन कारक जिम्मेदार होता है। और जीन के द्वारा ही जो लक्षण होते हैं, वो कैरेक्टर होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं। ठीक है, और जीन का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था, जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था जॉनसन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉनसन के द्वारा सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये हो गए 10 क्वेश्चन। बाकी के आगे क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, एक बार मैं ये रफ कर देता हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। तो क्वेश्चन नंबर 11वां कहता है कि आपको बताना है कि आपको 2 कैरेक्टर दे रखे हैं और उनसे प्राप्त संतति का अनुपात बताना है। तो आपको क्या दे रखा है? कैपिटल टी स्मॉल टी दे रखा है और स्मॉल टी दे रखा है। ठीक है, तो ये आपको 2 कैरेक्टर दे रखे हैं, 2 कारक दे रखे हैं। ठीक है, एक तो हो गया ये मादा और ये हो गया नर। ठीक है, ये आपको विकल्प दे रखे हैं। ओके, इनसे आपको जो संतति प्राप्त होगी, ठीक है, जो ये क्या दे रखे, युग्मनक दे रखे हैं, जो आपको संतति प्राप्त होगी, इस संतति में जो अनुपात होगा उसके बारे में आपको बताना है, यानी कि लक्षण प्रारूप का अनुपात बताना है और जीन प्रारूप का आपको अनुपात बताना है। तो जल्दी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए अपनी नोटबुक में और बताइए कि इन युग्मनक से क्या होगा, इन दोनों युग्मनक से जो प्राप्त होने वाले जो पौधे हैं वो कितने प्रकार के पौधे बनेंगे, यानी कि उनका जीन प्रारूप अनुपात कितना होगा, उनका लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपको जो कैरेक्टर दे रखा है ये किसको प्रदर्शित करता है? ये अशुद्ध लंबे को प्रदर्शित करता है। किसको? यह है अशुद्ध लंबा, ये अशुद्ध लंबा प्रकार का कारक है। ठीक है, और ये है शुद्ध बौना, ठीक है, प्रकार का कारक है। जब अशुद्ध लंबा और शुद्ध बौने में जब संकरण करवाया जाता है तो किस प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं, उसके अनुपात के बारे में आपको पूछा गया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इनसे हम युग्मक का निर्माण करते हैं। पहले तो कैपिटल टी बनेगा और इससे स्मॉल टी बनेगा। यहाँ से युग्मक बनेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये हमने क्या माना था? मादा, ये हमने नर माना था। ठीक है, तो चक्रबोर्ड की सहायता से भी हम देख सकते हैं और डायरेक्टली भी हम देख सकते हैं। डायरेक्टली कैसे देखेंगे? कैपिटल टी से स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एक बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी बन गया और स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी बन गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने देख लिया। तो ये कैसे प्राप्त हुए? ये भी यदि हम लक्षण प्रारूप के अनुपात के रूप में देखें, लक्षण प्रारूप क्या होता है? बाह्य प्रतीति, यानी बाहर से देखने पर वो कोई भी पादप होता है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये कैसा हो गया? लंबा, ये भी कैसा हो गया? लंबा, ये कैसा हो गया? बौना, ये कैसा हो गया? बौना। तो आपको पता है इसमें कैपिटल टी वाला जो लंबा जो लक्षण है वो कैसा है? प्रभावी लक्षण है। इसी का स्मॉल टी जो बौना लक्षण है उसको ये अपना अस्तित्व दिखाई नहीं देने देता है। ठीक है, यानी कि बौनापन का लक्षण प्रकट नहीं हो पाता, यहाँ पर लंबेपन का लक्षण ही प्रकट होगा। तो लक्षण प्रारूप का अनुपात हम देख रहे हैं। तो ये कैसे हो गए? लंबे और ये कैसे हो गए? बौने, यानी कि 2 लंबे और 2 बौने, 2 लंबे और 2 बौने। ठीक है, इसमें 2 का भाग दे दिए तो कितना आएगा? 1:1। तो लक्षण प्रारूप का जो अनुपात हुआ कितना होगा? 1:1 होगा। जीन प्रारूप की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? जीन प्रारूप की बात करते हैं। तो जीन प्रारूप में आप देख लीजिए, ये कैसा है? अशुद्ध लंबा, ये कैसा है? अशुद्ध लंबा। यहाँ पर आप इस तरह से देख लीजिए, ये कैसा है? विषम युग्मजी, ये भी कैसा है? विषम युग्मजी। तो विषम युग्मजी कितने? विषम युग्मजी वाले 2 पादप हैं। ठीक है, ये कैसे हैं?
समयुग्मजी, ये कैसे समयुग्मजी, तो समयुग्मजी वाले कैसे पादप हैं, समयुग्मजी वाले में 2 पादप हैं, ठीक है। तो इनका जो जीन प्रारूप अनुपात होगा कितना होगा, 2:2 यानी कि 1:1, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुपात बनेंगे वो 1:1 के रूप में, ठीक है। ये पादपों का निर्माण होगा, चाहे वो जीन प्रारूप देख लीजिए, चाहे वो लक्षण प्रारूप देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन कि आप हमें ये क्वेश्चन किस प्रकार से निकालना आना चाहिए। यदि आपसे किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए, डायरेक्ट अनुपात आपसे नहीं पूछे कि स्वतंत्र अपवन में आपको जो लक्षण प्रारूप है, जीन प्रारूप है, उनके अनुपात बताइए, आपसे कोई भी एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रतिजन का आणविक भार कितना होता है, आणविक भार, मोलिकुलर वेट कितना होता है, ठीक है। तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब बताया था प्रतिजन यानी कि एंटीजन का आणविक भार कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रतिजन का आणविक भार कितना होगा, प्रतिजन का आणविक भार होता है 6000 डाल्टन या फिर इससे अधिक, ठीक है। या तो 6000 डाल्टन होता है या फिर इससे अधिक हो सकता है। तो प्रतिजन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कैसे होते हैं, एक प्रकार के बाह्य रोगाणु कारक होते हैं, यानी कि रोगाणु की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर पर जब आक्रमण करते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर रोग ही ना हो इसलिए एंटीबॉडी का निर्माण होता है, यानी कि हमारे शरीर में इन प्रतिजन को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। तो प्रतिजन होते हैं, उनका एक रूप हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं होती हैं, जैसे वायरस इन्फेक्टेड कोशिका हो गई, वायरस ग्रस्त कोशिका होती हैं, ठीक है, कैंसर ग्रसित कोशिकाएं होती हैं, वो भी हमारे शरीर में स्थित होती हैं और यदि वो भी हमारे शरीर में प्रतिजन का कार्य कर सकती हैं, ठीक है। तो जब हमारे शरीर में प्रतिजन जब आक्रमण करता है तो सबसे पहले स्वाभाविक प्रतिरक्षी पर आक्रमण करता है, उसके बाद विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण होता है और उन एंटीजनों को, प्रतिजनों को नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया प्रतिजन के बारे में। इसके अलावा मैंने आपको एक बात तो बताई कि पूरा प्रतिजन होता है वो प्रतिरक्षी के साथ क्रिया नहीं करता है, इसका कुछ ही पार्ट होता है वो प्रतिरक्षी के साथ क्रिया करता है और उस निश्चित भाग को कहा जाता है एंटीजनी निर्धारक। क्या कहा जाता है, एंटीजनी निर्धारक कहा जाता है या फिर उसको कहा जाता है एपिटोप। तो आपको याद रखना है कि प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी के साथ कार्य करता है एपिटोप कहलाता है और उसी प्रकार से प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन के साथ क्रिया करता है क्या कहलाता है, पैराटोप कहलाता है। तो एपिटोप का दूसरा नाम होता है एंटीजनी निर्धारक। तो एक जो एंटीजन होता है एक कोशिका में क्या होता है, कम से कम 100 एंटीजनी निर्धारक से मिलके बना होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। आपको बताना है कि आरबीसी का पूरा नाम, आरबीसी का पूरा नाम बताना है, ठीक है। आरबीसी का पूरा नाम जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, ठीक है, या सेल को हम बोल सकते हैं कॉर्पस्कल्स, ठीक है। तो आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। इनको हिंदी में कहा जाता है लाल रुधिर कोशिका। क्या कहा जाता है, लाल रुधिर कोशिका, इसको हिंदी में कहा जाता है। तो आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल या फिर सेल। तो आरबीसी होती हैं वो रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं में सबसे ज्यादा होती हैं। तो रक्त का ये कोशिकाओं में करीब 99% आरबीसी पाई जाती है। इनको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है और इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। इनका जो आयतन होता है ये ब्लड में पाई जाती हैं 55 लाख प्रति mm³ में पाई जाती हैं, ठीक है, 55 लाख प्रति mm³ में पाई जाती हैं। और आरबीसी में ही एक वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और यही जो वर्णक होता है हीमोग्लोबिन जो कार्य करता है वो ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। ये हो गया आरबीसी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे हम डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल होती है, ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं और उसके बाद होता है बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स, इनको कहा जाता है। तो ब्लड के ये मैंने आपको पार्ट बताए थे, कोशिकाओं के अंदर आते हैं और ब्लड का एक पार्ट होता है प्लाज्मा, ठीक है। ये हो गया आरबीसी का पूरा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14वां क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रक्त का वर्गीकरण कब और किसने किया था, ठीक है। तो आपको बताना है कि सर्वप्रथम रक्त का वर्गीकरण कब और किसने किया था।
तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि सर्वप्रथम रक्त का जो वर्गीकरण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, यानी कि ब्लड को ब्लड ग्रुप में जो क्लासिफाई किया गया था वो किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था और कब किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर होगा कब किया गया था, 1901 में। 1901 में किसके द्वारा किया गया था, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ब्लड ग्रुप को बांटा गया था और इन्होंने ही एबीओ सिस्टम की खोज की थी। किसकी सिस्टम की खोज की थी, एबीओ सिस्टम की खोज की थी, यानी कि एबीओ समूहकरण की खोज करने वाले कौन थे, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने किस में बांटा था, ए बी और ओ वर्ग में इन्होंने बांटा था, जिनमें ए बी जो वर्ग होता है वो कौन सा होता है, सर्वग्राही होता है, यानी कि सार्वत्रिक रिसीवर होता है, यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर होता है, सबसे ले सकता है। और ओ होता है वो सबको दे सकता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको बताना है कि सर्वग्राही रुधिरवर्ग समूह कौन सा होता है। अभी मैंने आपको बताया है वैसे इसका आंसर, सर्वग्राही रुधिरवर्ग कौन सा होता है, रुधिरवर्ग समूह कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको क्या बताया था, ए बी वर्ग। कौन सा, ए बी वर्ग वाला होता है वो कौन सा होता है, सर्वग्राही रुधिरवर्ग कहलाता है, यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर कहलाता है। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है वो ओ ग्रुप वाला कहलाता है। ठीक है, यानी ओ ब्लड ग्रुप होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि सार्वत्रिक दाता कहलाता है, ये सबको दे सकता है। इनमें जब आरएच कारक की बात करते हैं तो ओ पॉजिटिव आता है और ओ नेगेटिव आता है। तो इनमें आपको याद रखना है जो यूनिवर्सल डोनर होगा वो होगा ओ नेगेटिव, यानी कि ओ नेगेटिव वाला ही सबको दे सकता है। ठीक है, और इसी प्रकार से ए बी में जब आरएच के ऊपर जाते हैं तो ए बी पॉजिटिव वाला ही सबसे ले सकता है। ये आगे जाके इफेक्ट हैं, इनको आप याद रख सकते हो, नहीं रख सकते, आपके काम यहाँ तक होते हैं। ठीक है, ए बी और ओ तक होते हैं, यानी कि ये सबसे ले सकता है। ठीक है, ये हो गया सार्वत्रिक ग्राही, और ओ वाला होता है ये सबको दे सकता है, ये होता है सार्वत्रिक दाता। आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि प्रबल क्षार के दो उदाहरण बताने हैं आपको। प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस के आपको दो उदाहरण बताने हैं, दो एग्जाम्पल बताने हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और कोई भी दो प्रबल क्षार के उदाहरण बताइए जो प्रबल क्षार होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक तो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और एक होता है KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों कौन से होते हैं, ये प्रबल क्षार होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रबल क्षार हैं इसी कारण इनका जलीय विलयन होता है पूरी तरह से कैसा होता है, ये पूरी तरह से अपने जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं, पूरी तरह से जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। तो ये टूट जाता है Na+ के रूप में और OH- के रूप में। OH- हाइड्रोक्सिल आयन होता है, इसी कारण को क्षार कहा जाता है, और ये टूट जाता है K+ के रूप में और OH- के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सोडियम क्लोराइड का गलनांक कितना होता है। सोडियम क्लोराइड का गलनांक आपको बताना है। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, गलनांक कितना होता है। पहले आपको तो ये पता होना चाहिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है, NaCl। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है जिसे साधारण नमक कहा जाता है। तो इसका गलनांक आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 1081 केल्विन। कितना, 1081 केल्विन। ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का गलनांक होता है, ये सबसे ज्यादा गलनांक होता है। ठीक है, तो इसका गलनांक कितना होगा, 1081 केल्विन इसका गलनांक होता है। अब इसके हम देख लेते हैं इसके गुण क्या होते हैं। ये कैसा होता है, ठोस होता है, क्रिस्टल के रूप में होता है, जल में पूरी तरह से विलय होता है। ठीक है, इसका गलनांक 1081 केल्विन होता है। और इसका उपयोग देख लेते हैं, इसका उपयोग मेन रूप से किया जाता है साधारण नमक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, साधारण नमक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है, बर्फ जमाने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि हिमीकरण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और ब्रंजक चूर्ण बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई साधारण नमक की यानी कि सोडियम क्लोराइड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आपको बताना है कि जिप्सम को कितने ताप पर गर्म करने पर POP प्राप्त होता है। जिप्सम को कितने ताप पर गर्म करें
कि उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी प्राप्त होता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कि जिप्सम को कितने ताप पर गर्म किया जाए कि उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जिप्सम को कितने ताप पर गर्म करें कि उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट का ट्वाइस हाइड्रेट। ये क्या होता है, जिप्सम होता है। पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सर्वप्रथम निर्माण पेरिस यानी कि लंदन की राजधानी पेरिस में किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो पीओपी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट होता है यानी कि ½ होता है, और 2H2 होता है। कैल्शियम सल्फेट का 2H2 और जिप्सम होता है। तो जब जिप्सम को, ये जिप्सम हो गया, जब इस जिप्सम को जब 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट का ट्वाइस हाइड्रेट बदल जाता है कैल्शियम सल्फेट के अर्ध हाइड्रेट में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेट प्लस में 3H2O का निर्माण होता है। क्या ये संतुलित है अभिक्रिया? यहाँ पर 2 लगा दीजिए। अब ये अभिक्रिया शायद संतुलित हो जाएगी। 2 कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट यहाँ पर कितने हो गए, 2 दूनी 4H2O, यहाँ पर कितने हो गए 3H2 ये हो गए, और यहाँ से 1H2 ये बन जाता है, 4H2 बन जाते हैं। इस प्रकार से ये अभिक्रिया है वो संतुलित हो जाती है। यानी कि जब कैल्शियम सल्फेट का ट्वाइस हाइड्रेट यानी कि जिप्सम को जब 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जिसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, इसको कहा जाता है। इसका उपयोग किया जाता है हॉस्पिटलों में प्लास्टर चढ़ाने में, इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि हड्डियाँ टूट जाती हैं तो प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। अग्निसह पदार्थों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। भवनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 18 क्वेश्चन हो गए। कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक बार मैं ये रफ कर देता हूं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि दूध का फट जाना किस परिवर्तन का उदाहरण है? किस परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन हो गए आपके भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो आपको बताना है कि दूध का फट जाना किस परिवर्तन का उदाहरण है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि दूध का फट जाना किस परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन। किसका उदाहरण है ये? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यानी कि दूध से फट गया तो दूध से किसका निर्माण होगा? पनीर का निर्माण होगा, या फिर दूध खराब हो गया। ठीक है, दूध के फट जाने पर इसमें यदि हम कुछ खट्टा मिला देते हैं तो ये दही का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये क्या होगा? ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो दूध का फटना किण्वन क्रिया का उदाहरण होता है। किसका? किण्वन क्रिया का उदाहरण होता है। और यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा दूध को फाड़ दिया जाता है, यानी या फिर दूध खुद फट जाता है। ठीक है, तो इसमें दूध किस में बदल जाता है? पनीर में बदल जाता है, और वापस पनीर से हम दूध को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, यदि हम ऐसा कर लेते, दूध को पनीर में बदल लेते और पनीर से वापस दूध को प्राप्त कर लेते, तो ये हो जाता है भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेस। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसके रासायनिक गुणधर्मों में पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है। ओके, तो इसी कारण दूध का फट जाना किसका उदाहरण हो गया? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 2Mg + O2 से निर्माण होता है 2MgO। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम का फीता जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो मैग्नीशियम का चूर्ण का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया कौन सी होगी? क्या ये अपचयन अभिक्रिया होगी? क्या ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी? यानी कि क्या ये रिडक्शन होगी? क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी? तो उसका आपको नाम बताना है। रिएक्शन आपको सामने दिख रही है। जब मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है, यानी कि 2Mg + O2 और 2MgO का निर्माण हो गया। तो इस अभिक्रिया का नाम आपको बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ये आपको डायरेक्टली ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस जो एग्जाम्पल आपको दे रखा है, इस जो अभिक्रिया है, इसका आंसर होगा ऑक्सीकरण। कि ये अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रकार है। किसका प्रकार है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रकार है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ संयोग ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का वियोजन यानी कि ऑक्सीजन जब बाहर निकलती है तो वो अपचयन कहलाता है। यदि हाइड्रोजन के रेफरेंस में देखें हम तो हाइड्रोजन का संयोग कहलाता है अपचयन, और हाइड्रोजन जब वियोजित होती है यानी कि बाहर निकलती है तो कहलाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाएं बताई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह बताना है।
उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह बताना है, अभिक्रिया का चिन्ह, कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह किस पर होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को इंग्लिश में कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। क्या यह चिन्ह होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का, क्या यह चिन्ह होता है उत्क्रमणीय का, यह होता है या फिर यह होता है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वो दो भागों में विभाजित होती है। पहली होती है अग्र अभिक्रिया, ठीक है, जब अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है, और दूसरी अभिक्रिया होती है पश्च अभिक्रिया, यानी कि प्रतिप अभिक्रिया, जब उत्पादों से वापस अभिकारक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसके चिन्ह को दर्शाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस नाम से आपको पता होना चाहिए कि यह अभिक्रिया वापस से कैसी होगी, रिवर्स होगी, यानी कि एक बार आगे की तरफ जाएगी और वापस ये पीछे की तरफ लौट के आएगी। तो इसके कारण इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको परमाणु का डायमीटर बताना है, परमाणु का व्यास कितना होता है। ठीक है, आप बताना है कि आपको परमाणु का व्यास बताना है कि परमाणु का व्यास कितना होता है। मैंने आपको बताया था कि परमाणु का व्यास कितना होता है। रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु के व्यास के बारे में बताया था, और इसके साथ साथ परमाणु में स्थित नाभिक जो धनावेश के रूप में होता है उसके व्यास के बारे में भी रदरफोर्ड ने बताया था। तो परमाणु का व्यास होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होगा। और इसके अंदर जब नाभिक स्थित होता है, कौन स्थित होता है, नाभिक स्थित होता है धनावेश के रूप में, तो जिसका व्यास इस परमाणु के व्यास से कैसा हुआ, बहुत कम होगा। तो इसका व्यास होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है, 10⁻15 मीटर। इसका मतलब आप ये देख लीजिए, ये हो गया एक परमाणु, इस परमाणु में ये होता है नाभिक। तो परमाणु का व्यास तो हो गया ये पूरा वाला, ठीक है, यहां से यहां तक ए और बी, और नाभिक का व्यास हो जाता है ये सी और डी। ठीक है, आप देख लीजिए कितना अंतर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं कि आपको बताना है कि जो रदरफोर्ड ने प्रयोग किए थे, जो रदरफोर्ड ने जो स्वर्ण पत्र प्रयोग किया था, स्वर्ण पत्र प्रयोग किया था, उस प्रयोग में किस कणों की बमबारी की गई थी, किस कणों की बमबारी की गई थी, ये आपको क्वेश्चन बताना है। यानी कि ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि रदरफोर्ड ने जब स्वर्ण पत्र प्रयोग किया था गोल्डन फॉइल पर, रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, परमाणु मॉडल को बताने के लिए, तो उसने किस कणों की बमबारी की गई थी, किसके ऊपर, स्वर्ण पत्र के ऊपर, गोल्डन फॉइल के ऊपर किस कण की बमबारी की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एल्फा कण। कौन से कण, एल्फा कण, एल्फा कण। ठीक है, तो एल्फा कण कौन से होते हैं, धनावेशित कण होते हैं। कौन से कण होते हैं, धनावेशित कण होते हैं। आपकी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन आपको ये आगे काम आएगा, तो ये आपको याद रखना है। ये हीलियम के नाभिक होते हैं और इनको लिखा जाता है 2He4 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज की जो अपना टेस्ट सेशन है, इसका आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, और लास्ट क्वेश्चन भी यही होगा। आपको बताना है कि जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत कब दिया था। जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत कब दिया था, सिद्धांत कब दिया था। ठीक है, आपको बताना है कि जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत कब दिया था। सबसे पहले जो परमाणु सिद्धांत की बात आई थी, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जॉन डाल्टन के बारे में ही पढ़ा था। इन्होंने बताया था कि कोई भी जो परमाणु होता है वो छोटे से छोटा किसी भी पदार्थ का हिस्सा होता है, ठीक है, जो आगे अविभाजित होता है, यानी कि आगे इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। और एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, आकार, भार और गुणधर्मों में कैसे होते हैं, समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, वो कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, आकार, भार और गुणधर्म में। तो इसने जो ये अपना परमाणु सिद्धांत दिया था सन 1808 में दिया था। कब दिया था, सन 1808 में ये इसने परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आज आपके, मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए करीब 2 और 3 5 करीब मैंने आपको 23 क्वेश्चन करवा दिए। कितने क्वेश्चन करवा दिए, 23 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, तो आपको पता चल चुका होगा कि हमने 1 से और 7वां चैप्टर जहां तक पढ़ लिया है वहां तक मैंने आपको क्वेश्चन दिए। ठीक है, आपने इस टेस्ट के लिए एक बार रिवीजन मारा होगा, ठीक है, आपने रिवाइज किया होगा। के साथ साथ किसी भी को कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसने वीडियो देखी होगी, जहां तक मैं समझता हूं। यदि ऐसा नहीं है और आपकी जो क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो। ठीक है, यदि आप तैयारी नहीं करोगे तो आपसे ना तो क्वेश्चन निकलेंगे और ना ही आपका जब एग्जाम होंगे तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो पाएगा। तो आपको करना क्या है, जब मेरी क्लास लगती है तो आपको क्लास के साथ साथ आपको रिवाइज करना है, ध्यान से पढ़ना है। और आप लोग चैट पर काफी ज्यादा ध्यान देते हो, बातें ज्यादा करते रहते हो,
ठीक है। तो आपको क्लास पर ध्यान देना है, चैट वाला काम आप जिंदगी में कभी भी कर सकते हो, लेकिन आज आप पढ़ लोगे तो आने वाले टाइम पर आपका बहुत काफी फायदा हो जाएगा। क्योंकि अभी जैसे आपके स्कूल तो खुले नहीं है, आगे कब खुलेंगे इसका कोई पता नहीं है। अभी तक ये हो चुका है जैसे 21 सितंबर को आपके स्कूल खुलने थे, तो स्कूल तो पहले भी खुले हुए थे। अब इतना आपको गवर्नमेंट ने ये थोड़ा अलाउ कर दिया है कि आप जा सकते हो स्कूल में, अपने टीचर से थोड़ा गाइड ले सकते हो, ठीक है। अभी आपकी क्लासें स्टार्ट नहीं होने वाली हैं, तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वीडियो को कंटिन्यू देखना है, बिना स्किप किए देखना है, और जब क्लास स्टार्ट होती है तो आपको शुरू से आना है और लास्ट तक रहना है। ये नहीं कि थोड़ी देर आए और बाद में देख लेंगे, ऐसा सोच के आप क्विट कर जाते हो, बाहर निकल जाते हो और फिर बाद में आप देखते हो या नहीं देखते हो कोई पता रहता नहीं है, ठीक है। यदि आप लगातार पढ़ाई करते रहोगे, धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, तो आपको ऑटोमेटिक ही याद होने लग जाएगा। और जब आपके स्कूल स्टार्ट होंगे या फिर आपके स्कूल कब स्टार्ट होंगे इसका अभी तो कोई पता नहीं है, ठीक है। जहां तक मैं समझता हूं आपका ये सेशन है करीब 2 से 3 महीने तक पीछे जाने वाला है, यानी कि आपके एग्जाम में वो काफी पीछे होंगे। ये करीब एग्जाम आप समझ लीजिए कि आपके एग्जाम जैसे मार्च में हो जाते हैं, तो आपके एग्जाम मार्च में नहीं होंगे, आपके एग्जाम करीब मई जून में जाके होंगे, यदि ऐसा होता है। यदि आपके एग्जाम एक टाइम पे होने वाले हैं, यदि जैसे मार्च में ही आपके एग्जाम होंगे, तो आपका सिलेबस है वो काफी कम हो जाएगा, 30% सिलेबस हो जाएगा बस, ठीक है। तो आपको अभी से अपनी तैयारी बना के रखनी है और कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, ठीक है। बीच में गैप नहीं लगाना है। जहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया वो आपको पूरा रिवाइज करना है, ओके। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे। अपन लोग टेस्ट क्यों लेते हैं, ठीक है। हम लोग 4 क्लास लेते हैं, 5वीं क्लास आपकी टेस्ट के रूप में हो जाती है। कोई जरूर थोड़ी हम आपका टेस्ट लें, लेकिन टेस्ट लेने का अपना यही पर्पज होता है कि आप हर वीक में एक बार अपना जो भी कोर्स है जहां तक आपने कंप्लीट कर लिया, वो टेस्ट के चक्कर में आप एक बार क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। जिससे क्या होगा, बार बार रिवाइज करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। यदि जो टॉपिक, जो क्वेश्चन आपसे नहीं निकल पा रहे, अगले रिवीजन क्लास जो आपकी रिवीजन करोगे, आप अगली बार रिवाइज करोगे तो आपसे बहुत बेहतर हो जाएगा, आपको और अच्छा याद होने लग जाएगा, ठीक है। बार बार रिवाइज करोगे। ये सोच लिया अभी जैसे 7वां चैप्टर चल रहा है, अपन लास्ट तक 18वें चैप्टर तक तब तक जाएंगे, तब तक आपके बहुत सारी बार आप रिवाइज कर जाओगे और आपको पिछले चैप्टर्स आसानी से याद हो जाएंगे। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि क्या होता है कि आप आगे पढ़ते जाते हो और पीछे का साफ होता चला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए रिवाइज करना जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को बातें बिल्कुल अच्छे से बैठ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, आपसे ज्यादा क्वेश्चन निकलने चाहिए। ये अच्छी बात है कि जिन लोगों ने जैसे 23 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन जिन्हें अच्छे किए हैं, ठीक है, उनके सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और आगे जाके वो सक्सेस भी होंगे, उनका रिजल्ट बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। और जिन लोग ये लोग हैं जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको पढ़ना चाहिए। ऐसे बच्चों से सीख लेनी चाहिए जो भाई वो तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे। तो आप भी पढ़ाई कीजिए, आपके लिए ही प्लेटफॉर्म बनाया गया है, आपके लिए ही रेगुलर क्लास अपडेट की जा रही है, ठीक है। तो आप इनका फायदा उठाइए, पढ़ाई कीजिए ताकि आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सके, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको बता देना है कि भाई सही से ही बता देना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। तो आज अपन टेस्ट सेशन यहीं पे खत्म करते हैं और जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, क्योंकि सैटरडे संडे को क्या होती है, अपनी छुट्टी होती है, तो मंडे को अपना 7वां चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो चैनल पर अभी अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसके साथ आपको बेल आइकन भी दबा देना है, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और लोगों तक पहुंच सके और वो भी इसका फायदा उठा सके, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, वो होगा मंडे को। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपने घर बैठे पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में यानी कि मंडे को, ओके।